वेलकम बैक एवरीबॉडी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी या विद्युत और रासायनिक ऊर्जाएं जो है इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया या अंतः परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर दो प्रकार के सेलों की बात होती है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं, और दूसरे प्रकार के हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटय सेल। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अभी हम केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अनुप्रयोग क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, उनकी सारी प्रक्रियाओं का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि परिभाषा हम प्रदर्शित करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो उसके अंदर हम प्रदर्शित करते हैं कि इसका नाम से प्रदर्शित है, एक विद्युत है और दूसरा है रसायन। तो यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जाएं होगी। पहली ऊर्जा में बात करता हूँ विद्युत ऊर्जा, और दूसरा इसके अंदर हम बात करते हैं वो है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और दूसरी हम बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा की। और यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जाओं के अंतः परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित होती है या रासायनिक ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। तो विज्ञान की इस शाखा के अंदर हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जाओं के अंतः परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से रासायनिक ऊर्जा विद्युत और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें हम दो प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है या रासायनिक ऊर्जा के रूप में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। दूसरे में यदि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, तो इस प्रकार से जो युक्ति प्रयुक्त होगी जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है विद्युत अपघटनी सेल, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं ELC। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहा जाता है, विद्युत अपघटय सेल, विद्युत अपघटय या अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड है ECC, जिसको हम लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर या प्रवाहित करने पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। और यहां पर हम कौन सी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे किसी विद्युत अपघटय की विलयन में, विद्युत अपघटय हम परिभाषित कर चुके हैं, वे यौगिक जो विलायक में घोले जाने पर आयनों में वियोजित होते हैं विद्युत अपघटय कहलाते हैं। विद्युत अपघटय जो दिए गए हैं, उन विद्युत अपघटय में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया के द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, अपने मूल तत्वों में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रम को हम अपघटन कहते हैं। इसलिए इस सेल का नाम विद्युत रासायनिक या विद्युत अपघटनीय सेल कहा गया है। और विद्युत अपघटनीय सेल में हम रेडॉक्स रिएक्शन जबरदस्ती करवा रहे हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देकर के या विद्युत ऊर्जा देकर के, और इसमें अपघटन भी संपन्न होता है, इसलिए इसको हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। विद्युत अपघटय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों का अपघटन होता है, ऐसे सेल को हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। जैसे हम किसी भी जलीय विलयन, जैसे जिंक सल्फेट के या कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड डालकर यदि अपघटन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित होगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पर गैस
या अन्य पदार्थ निक्षेपित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं और इसीलिए इसको विद्युत अपघटनीय सेल कहा गया है। जैसे यदि मैं जल का अम्ल की उपस्थिति में या अम्लीय माध्यम के अंदर जल का यदि अपघटन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कैथोड और एनोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निक्षेपित होती है या निर्मित होती है। ये प्रक्रिया भी विद्युत अपघटन है और इस युक्ति को, जिसमें अम्लीय जल का विद्युत अपघटन करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निर्मित की जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। इसी तरीके से सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर में हम अधिकतर चर्चा इसी की करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? स्वतः होने वाली या रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हो रहा है, उन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों को यदि मैं विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करूं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो युक्ति होगी उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के अंदर पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की लेंगे, विद्युत रासायनिक सेल की लेंगे। इसी को हम वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल नामकरण करते हैं, वो नेक्स्ट में आएगा। अब हम अभी बात कर रहे हैं, वास्तव में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इससे पहले हमें प्रक्रिया पता हो, रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं रेडॉक्स रिएक्शन की। और रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होते हैं। अब ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन को हम सेल में भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी लेफ्ट में लिखेंगे और रिडक्शन को या प्रिडक्शन प्रक्रिया, रिडक्शन ऑफ सेल को राइट में लिखें, इसलिए ज्यादातर मैंने यही प्रक्रिया काम में। तो यहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली संपन्न होते हैं, उसी को क्या नाम दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। तो एक ही रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हो, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या है और अपचयन का मीनिंग क्या है, ये आपको ध्यान रखना। ऑक्सीकरण वास्तव में ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहां पर आप ऑक्सीकरण का मतलब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन में कमी या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और दूसरी बात हम करें तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो और ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि हो रही हो, उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें अपचयन की, तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या कोई भी तत्व या परमाणु या यौगिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और सेकंड में अगर ऑक्सीकरण अंक के बारे में कहा जाए तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो वो दो बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया ले रहा हूं जो यहां पर इस चैप्टर में आवश्यक है। बाकी में आपके ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर जो परिभाषाएं ऑक्सीकरण अपचयन की दे रखी है, उसकी हमें यहाँ कहीं जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम अधिकतर केवल बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उसे ऑक्सीकरण कहा जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हमेशा अपचयन कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा जाए और या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, उनके इलेक्ट्रॉनों के नाम सेम है। तो वापस ध्यान रखना, ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर होगा उस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड कहेंगे और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, कैथोड कहा जाता है। तो एनोड किसको कहेंगे, जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा, चाहे विद्युत अपघटन है
चाहे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, विद्युत रासायनिक सेल है, दोनों में एनोड पर हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड जब भी लिया जाता है उस पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा। चाहे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करें, चाहे विद्युत रासायनिक सेल की बात करें, तो विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल दोनों में एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। लेकिन परिवर्तन या भिन्नता क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको यहां वापस स्पष्ट कर देता हूं। यदि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं और दूसरे में मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों में ऊपर मैं लिख रहा हूं एनोड पर आवेश क्या होना चाहिए, नीचे मैं लिख रहा हूं कैथोड पर आवेश क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब चिन्ह की बात आ रही, अभिक्रिया सेम है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा अपचयन। लेकिन चिन्ह की बात करें तो यदि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता हूं तो एनोड नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो एनोड हमेशा उसी को कहा जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैथोड उसी इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पर नामकरण किया जाता है कौन सा आयन इसकी ओर आकर्षित हो रहा है उसी के आधार पर। जैसे प्लस चिन्ह है तो ऋणायन इसकी ओर आकर्षित होंगे, अर्थात एनोड पर ऋणायन आकर्षित होते हैं, जबकि यहां आवेश उत्पन्न हो रहा है ऑक्सीकरण द्वारा, तो यहां पर आयन कौन से आएंगे, ऋणायन आएंगे, और ऋणायन आकर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे अर्थात त्यागेंगे और फिर उदासीन हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रक्रिया के अंदर ऋणायनों ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और ये प्रक्रिया कहां संपन्न हो रही है, एनोड पर संपन्न होगी। ऐसे यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो यहां पर धातु है, यह धातु धनायन में परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब भी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण। तो एनोड और कैथोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा अपचयन। लेकिन चिन्ह में अंतर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रोड एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड हमेशा कैथोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अच्छी तरह से याद कर लेना इसी के आधार। तो ऑक्सीकरण एनोड पर चाहे चिन्ह कोई भी हो, अपचयन कैथोड पर चाहे चिन्ह कोई भी हो, लेकिन सेल के आधार पर इनके चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको भिन्नता ध्यान रखनी है। बाकी प्रोसेस में ऑक्सीकरण एनोड पर, अपचयन कैथोड पर संपन्न होगा। ये आपको प्रारंभिक प्रक्रिया ध्यान में रखनी। परिभाषाएं आ गई दोनों की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, reduction. Oxidation always takes place at the cathode and reduction always takes place at the anode. And again the sign, electrochemical cell anode will be negative charged and cathode will be positive charged. In electrolytic cell anode will be positive charged and cathode will be negative charged. Here the naming is given according to the आयन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आयन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसी के आधार पर नामकरण किया गया है। चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन से आयन इसकी ओर आकर्षित होंगे, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। एनायन आकर्षित हो रहे हैं, एनोड नामकरण किया गया। कैथोड किसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जहां कैटायन आकर्षित होंगे उनको हम कैथोड कहते हैं, और इसी रूप में चिन्ह भी आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर आकर्षण के आधार पर चिन्ह ध्यान रखना है और यहां पर अभिक्रिया के आधार पर चिन्ह याद रखने हैं। ये डिटेल में है इसलिए मैं यहां प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं। यहां आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, कैसे पहचान करते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता एनोड और कैथोड निर्धारित करने में होगी और उनकी रासायनिक इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखने के लिए या सेल रिएक्शन लिखते समय हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में रेडॉक्स रिएक्शंस को हम वापस अलग तरीके से विभाजित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और किसी भी एग्जाम्स के लिए या अपने नॉलेज के लिए आपको ये प्रक्रिया वापस ध्यान रखनी है कि जितनी भी हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं,
इसमें RED रिडक्शन के लिए, OX लिखा गया ही ऑक्सीडेशन को प्रदर्शित करता है। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। पहले तो हमने ऑक्सीकरण अपचयन लिया, अब हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस को यदि विभाजित किया जाए तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं, इनऑर्गेनिक में हम पहले लेते हैं, वो अलग है, लेकिन यहाँ हम इस चैप्टर के हिसाब से इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि स्वतः ही ऑक्सीकरण अपचयन कर लेती हैं, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो स्वतः संपन्न नहीं होती। ठीक है, तो उन्हें हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरी को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यदि मैं कहूँ NaCl के जलीय विलयन में Na धनायन उदासीन होकर स्वतः ही Na धातु में कभी परिवर्तित नहीं होता है, Cl- उदासीन होकर क्लोरीन में कभी परिवर्तित नहीं होता, अर्थात Na+ का अपचयन स्वतः नहीं हो रहा है, Cl- का ऑक्सीकरण भी स्वतः नहीं हो रहा है। इसलिए NaCl के उस विलयन में रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप संपन्न नहीं होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस या स्वतः न होने वाली अभिक्रिया या अस्वतः रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन है जो स्वतः हो जाती है, जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ डालते ही जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर आयनों का अपचयन अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः हो रही है और कुछ रेडॉक्स रिएक्शन अस्वतः हो रही है, अर्थात कुछ स्पॉन्टेनियस और कुछ है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं इसको दो भागों में प्रदर्शित कर रहा हूं। पहला है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरी है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इनको हम कहते हैं स्वतः संपन्न होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन और इसको कहा जाता है अस्वतः रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सतत भी कह सकते हैं, असतत भी कह सकते हैं, और यहाँ मैं इसको स्वतः अस्वतः भी लिख रहा हूँ। स्वतः का मतलब अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप नहीं होगी, हमें इन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन ये अभिक्रियाएं बिना ऊर्जा दिए अपने आप ही प्रकृति में संपन्न होती रहती है। जैसे कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो स्वतः प्रोसेस है, इसमें हमें कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ रही है, अपने आप ही धातु का या आयरन का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण और जल योजन प्रारंभ हो जाता है। जबकि अब यहाँ पर बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर ली जाए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर विभव आरोपित करना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा, विद्युत धारा देनी पड़ेगी। तो विद्युत धारा यदि प्रवाहित की जाए ऐसे विलयनों में जो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन नहीं हो रही है, तो वह स्वतः अपने आप होने लग जाती है। जैसे यदि मैं बात करता हूं NaCl के गलित विलयन की, मैं लिक्विड सॉल्यूशन ले रहा हूं, गलित विलयन, और गलित विलयन के अंदर मैं इलेक्ट्रोड लगा करके यदि विद्युत धारा इस NaCl के गलित विलयन में प्रवाहित करता हूं, विलयन जलीय विलयन नहीं है, ध्यान रखना, गलित है, गलित अवस्था में NaCl 850 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर यदि गर्म किया जाए तो NaCl पिघल जाता है और पिघली हुई अवस्था में आयन मुक्त होंगे, और मुक्त आयन है तो विद्युत अपघटन आराम से संपन्न होगा या विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने गलित लिया। गलित के NaCl अपने आप कभी भी क्लोरीन और सोडियम धातु में स्वतः परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन यदि मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो यहाँ पर दिया गया Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा, तत्व में बदल जाएगा, और यह प्रक्रिया चूंकि यहाँ पर कैटायन आकर्षित होकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होगी, कैथोड पर। तो ये रिएक्शन कैथोड पर संपन्न हो जाएगी। जबकि यदि मैं दूसरी इलेक्ट्रोड की बात करूं तो Cl- यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl मुक्त में परिवर्तित होता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो Cl तत्व में बदल जाएगा, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हो रहा है, तत्व में परिवर्तित हो रहा है, और यह प्रक्रिया कहां पर संपन्न हो रही है, एनोड पर। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, अर्थात क्या प्रक्रिया हो रही है, अपचयन हो रहा है। जबकि यदि यहां बात की जाए तो यहां पर एनोड है और एनोड पर क्या संपन्न हो रहा है, क्लोराइड आयन है जो क्लोरीन में परिवर्तित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर
अपचयन होता है। जैसा मैंने यहाँ पर भी बता रखा था, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखें सेकंड में, तो यहाँ पर Na+ का स्वतः अपचयन नहीं हो पाता, Cl- का स्वतः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति में हम बाहर से ऊर्जा देकर के विद्युत विभव प्रवाहित करके हम इनका अपघटन कर सकते हैं। स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को वापस करवा रहे हैं जबरदस्ती, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अस्वतः रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत धारा प्रवाहित करके संपन्न की जा रही है। इस युक्ति को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है, और प्रोसेस या प्रक्रम को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। तो इसके लिए शब्द आता है विद्युत अपघटन। तो ध्यान रखना है, अस्वतः रेडॉक्स रिएक्शन को हम संपन्न करने के लिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और इस युक्ति को जिसमें ये प्रक्रिया संपन्न की जा रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है। चूंकि ये प्रक्रिया आपको करनी है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने बताई। बाकी इस चैप्टर में हम इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड की बात करें, स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन, तो स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं इनके अध्ययन के लिए, और इस चैप्टर में हम यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर से भी एक पार्ट का उपयोग करेंगे, दूसरे की यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। अब स्वतः का मतलब एक ही पात्र में, अर्थात इसको हम कहते हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले को मैं कह देता हूं प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरे के लिए शब्द आता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये डायरेक्ट हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला पदार्थ भी और इलेक्ट्रॉन लेने वाला पदार्थ भी एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीकरण संपन्न हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हुआ, एक का अपचयन हुआ। दोनों प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से होती है, तो प्रत्यक्ष रूप से एक ही पात्र में संपन्न करवाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ अगर प्रदर्शित करें, यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर जिंक की छड़ लगा दी जाए, कौन सी धातु काम में ले रहे हैं, जिंक काम में ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार कॉपर की तुलना में जिंक अधिक सक्रिय धातु है। ऐसी स्थिति में जैसे ही कॉपर +2 आयन और जिंक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया को मैं यहां प्रदर्शित करता हूं। ध्यान से देखना, ये प्रक्रिया पहले नोट कर लेना। अब मैं इसी के प्रक्रिया को यहां दर्शा रहा हूं। ये हाफ पार्ट लेके चल रहे हैं, हाफ हमने कंप्लीट कर दिया। तो मैं अगर रेडॉक्स रिएक्शन में प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता हूं, तो क्या होगा, जिंक और कॉपर आयन दोनों ही एक ही पात्र में उपस्थित है। तो जिंक धातु Cu2+ आयनों के संपर्क में अभिक्रिया करके जिंक स्वतः ऑक्सीकृत हो जाता है और कॉपर का अपचयन कर देता है। तो Cu2+ से Cu में परिवर्तन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। दूसरे में यदि आप देखें तो जिंक किस में बदल रहा है, Zn2+ में, और यहाँ पर प्रक्रिया क्या संपन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉन इसमें से त्यागे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो प्रक्रिया ध्यान रखना है, या ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर धनायनों का अपचयन एक ही पात्र में हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अलग से कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम प्रत्यक्ष स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से पहला प्रोसेस, और चूंकि यह स्वतः संपन्न हो रही है, जिस तरीके से लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया स्वतः संपन्न हो रही है, प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर ही हो रही है। धातु या विलयन भी उसके संपर्क में है, और H+ आयन है तो भी संपर्क में है। ऑक्सीजन गुलित अवस्था में सीधे आयरन के संपर्क में है, और उसी के साथ
रेडॉक्स संपन्न हो जाता है। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन नुकसानदायक है, उपयोगी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इन प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। यह केवल कोरोजन या जंग लगने की प्रक्रिया के अंदर इसका वर्णन किया जाता है, या कह सकते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया की व्याख्या करनी हो तो वहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिद्धांत से या थ्योरी से हम प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में उस अपघटन प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन की, अगर मैं जिंक के ऑक्सीकरण और कॉपर के अपचयन में जो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है इनको अगर अलग अलग कर देता हूं तो हम इसका उपयोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करते हैं। तो कैसे किया जाएगा? तो अलग से ऑक्सीकरण अपचयन करने के लिए मैं जिंक की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रख देता हूं। जिंक की छड़ है, विलयन कौन सा है? ZnSO4 का जलीय विलयन है, उसी में हमने इसको रख दिया। ठीक है, और यह जिंक की छड़ जिंक सल्फेट की विलयन में ही, और चूंकि जिंक की प्रकृति है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु धनायन में बदल जाता है, और ऐसी स्थिति में यहां पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? जिंक की ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होगी। और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, जिंक जब जिंक सल्फेट में बदलेगा तो छड़ के ऊपर जिंक आयन है या जिंक परमाणु तत्व है, तत्व के परमाणु है, ये परमाणु जिंक आयनों में परिवर्तित होकर विलयन में चले गए, और विलयन में जाने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये धातु की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ने से इस धातु की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया जहां संपन्न होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? एनोड कहते हैं। और एनोड यहाँ पर ऋण आवेशित रूप में प्रदर्शित होगा, चिन्ह माइनस रहेगा, नाम एनोड, अभिक्रिया ऑक्सीकरण। और यह धातु की निश्चित प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है कि कौन सी धातु अपने लवण के जलीय विलयन के संपर्क के अंदर ऑक्सीकरण प्रदर्शित करेगी। आप इसकी प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन धनायन जो दिया गया है उस हाइड्रोजन धनायन के सापेक्ष नेगेटिव में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित करने वाली जितनी भी धातुएं हैं जिनका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कैसा है? नेगेटिव है, वे सभी धातुएं जब भी विलयन के संपर्क में या अपने ही लवण के संपर्क में होगी वहां पर एनोड या वहां पर ऑक्सीकरण द्वारा धातु अपने विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग, ये विलयन में धनायन के रूप में इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थानांतरित हो जाती है। और ये प्रोसेस नर्स्ट सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की जाती है, जो मैं अभी नेक्स्ट में बात करूंगा। सेकंड में हम लेते हैं दूसरे पात्र के अंदर हमने क्या लिया है? कॉपर की छड़ को। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, पहला ही जो सबसे सरलतम है। कॉपर की छड़ को कॉपर के लवण के जलीय विलयन में रख दिया जाता है। और यहाँ पर कॉपर का आप कोई भी जल में घुलनशील लवण, जैसे मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को रख दिया जाए तो कॉपर की प्रकृति के अनुसार विलयन के अंदर जो जलयोजित कॉपर आयन है ये इस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर के धातु में परिवर्तित हो जाते हैं, अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो विलयन के कॉपर आयन धातु की छड़, उसी के आयनों की छड़ के संपर्क में आने से धातु धनायन से छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? धातु की या छड़ के ऊपर जाकर धातु के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। तो धातु धनायन विलयन से धातु की छड़ पर जमा होते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब राइट साइड के अंदर क्या होगा? रिडक्शन होता है या अपचयन होता है। लिखना भी इसी क्रम में मैं पहले बता चुका हूं। ऑक्सीकरण लेफ्ट में लिखेंगे, रिडक्शन प्रक्रिया को राइट में लिखेंगे। अब हुआ क्या? यहाँ पे कॉपर 2+ आयन थे, इनको धातु में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यह धातु की छड़ से, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर उदासीन होकर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धातु की छड़ में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी? कमी हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में धातु की छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये तुलनात्मक रूप से है, विभव के रूप में लिखें तो धनात्मक विभव कहा जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है धातु की छड़ पर, ऐसी स्थिति में इसे
अभिक्रिया के आधार पर, अपचयन के आधार पर हम इसका नामकरण क्या करते हैं, कैथोड। तो कैथोड होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, लगातार प्रक्रिया चलते समय यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर अपचयन या इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, इसके धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी। ऐसी स्थिति में यदि मैं इन दोनों को आपस में चालक तार से जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर आधिक्य में इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में स्थानांतरित होंगे और यही गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करते हैं। मैं सेल पूरी नहीं बता रहा हूं, केवल प्रारंभिक प्रक्रिया जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अलग अलग पात्र में संपन्न हो रही है, जिसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, वहां से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर होता है और इसी स्थिति में गतिशील इलेक्ट्रॉन को ही हम विद्युत धारा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत माना जाता है, जिसको हम आंतरिक परिपथ में स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, बाहर का जो ये परिपथ है, चालक तार लगाया, वहां एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोड के छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर होता है और इसी गतिशील इलेक्ट्रॉन को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसका उपयोग हम किसी भी युक्ति में कर सकते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे हो रही है, स्वतः होने वाली अप्रत्यक्ष ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसी को हम, इस पूरी युक्ति को जिसमें ऑक्सीकरण संपन्न हो रहा है, अपचयन संपन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, विलयन को हम उदासीन करने के लिए यहाँ लवण सेतु भी काम में लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया मिला करके क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसी का इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करना है। तो एक बार वापस देखें, हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शंस दो टाइप की हमने बताई, एक तो स्पॉन्टेनियस या स्वतः होने वाली और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस जो स्वतः नहीं हो पाती है। स्वतः नहीं हो पाती है ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस हम करना चाहें तो हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होगी, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो रासायनिक ऊर्जा रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न करने या रेडॉक्स रिएक्शन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया के रूप में काम में लेते हैं। तो उसको कहा था विद्युत अपघटनी सेल। लेकिन सेकंड था स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम संपन्न होने के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं। प्रत्यक्ष अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन एक ही पात्र में संपन्न हो रहा है, यहीं पर जिंक एक कॉपर आयनों से या कॉपर में जो आयन है तो जिंक कॉपर आयनों को इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीकरण अपचयन एक ही पात्र में संपन्न कर देते हैं। बाहर से केवल हमको जिंक की छड़ को जब विलयन में रखने के बाद बाहर निकालेंगे तो जिंक की छड़ पर कॉपर आयनों के निक्षेपण से इसका रंग लाल हो जाता है और इसीलिए किसी आधार पर हम बताते हैं कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। लेकिन एक ही पात्र में हो रही है तो उसको प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन या प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका यहाँ अपने भी कोई उपयोग नहीं है। हम यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल में अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग पात्रों में होगी और उन अलग अलग पात्रों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में हम बाह्य परिपथ के रूप में चालक तार की सहायता से जब इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। और इस तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात रेडॉक्स या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। और इसी युक्ति को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल नामकरण किया था। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण कहाँ होगा, अपचयन कहाँ होगा। जहाँ ऑक्सीकरण संपन्न हो रहा है उस पार्ट को हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। जहाँ अपचयन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड बाह्य परिपथ और सॉल्ट ब्रिज द्वारा या लवण सेतु द्वारा निर्मित किया गया आंतरिक परिपथ, इन सभी को मिलाकर के इस युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यह अपने
चैप्टर की प्रारंभिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सामान्य तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। इसको एक बार दोबारा अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, और ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर के अंदर बाकी कहीं कोई समस्या नहीं होगी, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम नॉन्स्ट जो इक्वेशन आपने आगे पढ़ भी रखी है और इसमें पढ़ेंगे भी। उससे पहले हम नॉन्स्ट लॉ क्या है, किसी भी धातु को उसी के लवण के विलयन में रखने पर ऑक्सीकरण क्यों होता है, अपचयन क्यों होता है, इस प्रक्रिया को लेते हुए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका निरूपण कैसे किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर हम लेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ नॉन्स्ट लॉ ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन्स्ट लॉ ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये बताता है कि यदि किसी भी लवण के जलीय विलयन में उसी धातु को रख दिया जाए, अर्थात जिस धातु का लवण विलयन है उसी के अंदर यदि धातु की छड़ को रख दिया जाए तो इस पे दो प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, और उन दाबों में से जो भी दाब प्रभावी है उसी के आधार पर विलयन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन संपन्न होता है। यदि मैं बात करता हूं दाब कौन कौन से हैं, तो पहला दाब इसमें उत्पन्न होगा सॉल्यूशन प्रेशर या विलयन दाब। विलयन दाब वास्तव में क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो जब भी धातु उसी के धातु धनायन के संपर्क में रहता है तो धातु हमेशा सॉल्यूशन प्रेशर के कारण धातु धनायन में परिवर्तित होने की ओर प्रवृत्त होती है, या हम कह सकते हैं धातु की छड़ से धातु परमाणुओं को विलयन अपनी ओर आकर्षित करके आयनों में परिवर्तित करने के लिए प्रवृत्त करता है या मजबूर करता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर धातु छड़ से धातु परमाणु धातु धनायन में परिवर्तित होकर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ पर त्याग कर विलयन में आ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। तो किसी भी धातु की छड़ जब उसी धातु के लवण की विलयन के संपर्क में है तो ऐसी स्थिति में धातु की छड़ से धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति द्वारा विलयन में जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम विलयन प्रेशर या सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। और सॉल्यूशन प्रेशर के कारण धातु परमाणु धातु धनायन में परिवर्तित होता है, ऐसी स्थिति में विलयन के अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यदि किसी धातु और उसी धातु के लवण के विलयन में धातु की छड़ को रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में धातु की छड़ से धातु परमाणु धातु धनायनों में परिवर्तित होकर विलयन में आ जाते हैं या आने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस प्रोसेस को हम सॉल्यूशन प्रेशर के नाम से या सॉल्यूशन दाब से प्रदर्शित करते हैं। यदि उल्टी प्रक्रिया हो, परासरणीय दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि यदि किसी धातु के संपर्क में या धातु की छड़ के संपर्क में उसी धातु के लवण का जलीय विलयन है तो ऐसी स्थिति में जलीय विलयन में उपस्थित धातु धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु की छड़ पर निक्षेपित होंगे या तत्व में परिवर्तित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं या तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, परासरणीय दाब कहते हैं। और इस प्रक्रिया में विलयन से धातु धनायन छड़ के ऊपर या तत्वों के संपर्क में इलेक्ट्रॉन युग्म उस तत्वों से छड़ से लेकर के और उस धातु की छड़ पर निक्षेपित होने की ओर प्रवृत्त होते हैं या प्रकृति रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरणीय दाब। तो परासरणीय दाब के अंदर धातु धनायन धातु में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं अपचयन। जबकि ऊपर वाली प्रक्रिया कौन सी हो गई है, ऑक्सीकरण। अब यहां पर यदि ऑक्सी किसी भी विलयन में ये दोनों दाब होंगे, लेकिन यदि सॉल्यूशन प्रेशर का मान परासरणीय प्रेशर से अधिक है, क्योंकि विलयन में धातु धनायन भी है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रखा है, धातु की छड़ उसी धातु के लवण के विलयन के संपर्क में है, इसका मतलब इस विलयन के अंदर धातु धनायन उपस्थित है। तो धातु और धातु धनायन यहां पर भी संपर्क में है, यहां पर भी संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों प्रकार के जो दाब हैं, इन दोनों में तुलना होगी, और तुलना में यदि सॉल्यूशन प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है तो प्रक्रिया के अंदर हमेशा ही ऑक्सीकरण संपन्न होगा। और ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया या सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां ध्यान रखना,
यहाँ पर ये मेटल कौन सा लिया है उसकी प्रकृति पर ये प्रक्रिया निर्भर करती है कि कौन सा धातु या कौन से धातु की छड़ उसी के लवण के विलयन में क्या प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। यदि मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक की छड़ को यदि जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो जिंक धनायन और जिंक के संपर्क में हमेशा उसका विलयन दाब परासरणीय दाब से अधिक होने के कारण जिंक हमेशा ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ पर त्याग करके विलयन में धातु धनायन स्थानांतरित होता है। लेकिन यदि सेकंड प्रक्रिया की बात करें, अगर सॉल्यूशन प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है या परासरणीय दाब की तुलना में या परासरणीय दाब विलयन दाब की तुलना में अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वही धातु उसी धातु के लवण के संपर्क में अपचयन अभिक्रिया करती है, जैसा कि डेनियल सेल के अंदर हम कॉपर के संपर्क में कॉपर आयनों को रखने पर ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सा ध्यान रखना है, यदि धातु की छड़ को धातु के लवण के विलयन के संपर्क में रखा जाता है, तो यदि उस धातु और धातु धनायनों के अंदर विलयन दाब का मान परासरणीय दाब से अधिक है तो स्वतः ऑक्सीकरण संपन्न होगा, और यदि विलयन दाब परासरणीय दाब से कम है तो स्वतः रिडक्शन संपन्न होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर एक पर ऑक्सीकरण और एक पर अपचयन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अपचयन इलेक्ट्रोड निर्मित होंगे। और ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोडों की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट में लेता हूँ विद्युत रासायनिक सेल। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर में जो डिफरेंस के कारण ऑक्सीकरण और अपचयन संपन्न हो रहा है उसी को नर्न्स्ट लॉ कहा जाता है। अतः किसी भी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को रखा जाए तो सॉल्यूशन प्रेशर यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो ऑक्सीकरण होगा, और यदि सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो अपचयन प्रक्रिया संपन्न होगी। और ऐसी स्थिति में जिस छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है या विलयन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसे एनोड कहा जाता है, और जिसमें अपचयन संपन्न हो रहा है उसे कैथोड्स के रूप में नामकरण करते हैं। लिखते समय हमेशा एनोड लेफ्ट में लिखना है। आप कैसे लिख रहे हैं, तो इस साइड में हमेशा एनोड लिखना है और इस साइड में हमेशा कैथोड। इधर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और इधर हमेशा अपचयन होगा। इसी ग्रुप में सेल को निरूपित किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट में ले रहा हूं विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं या प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ प्रदर्शन के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है वो है डेनियल सेल का। एग्जाम्पल कौन सा है, डेनियल सेल का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। तो डेनियल सेल में एक तरफ जिंक के सल्फेट के विलयन में के संपर्क में जिंक की छड़, दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में कॉपर की छड़ को रखा जाए तो लेफ्ट साइड के अंदर सॉल्यूशन प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होने के कारण, किसका हम बात कर रहे हैं, जिंक और जिंक आयनों की, इन दोनों के संपर्क में सॉल्यूशन प्रेशर या जिंक का सॉल्यूशन प्रेशर विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी या ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन राइट साइड के अंदर जैसे ही कॉपर आयनों के संपर्क में है, कॉपर आयनों के संपर्क में है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर का मान ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होने के कारण अपचयन संपन्न होगा। इसलिए अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक धनायनों में परिवर्तित होता है और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर होने के कारण या छड़ पर ग्रहण किए जाने के कारण छड़ पर नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम नाम देते हैं एनोड कहा जाता है। तो यहाँ पर एनोड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। सेकंड बात की जाए रिडक्शन, तो रिडक्शन में कॉपर 2+ आयन विलयन में उपस्थित है, धातु की छड़ से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित होते हैं, कॉपर धातु के अंदर निक्षेपित हो जाते हैं या उसी छड़ के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। और यह प्रक्रिया संपन्न जहां पर भी होगी, इलेक्ट्रॉन चूंकि धातु की छड़ से ग्रहण किए जा रहे हैं
ऐसी स्थिति के अंदर धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, इसलिए इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? पॉजिटिव चार्ज। और अपचयन अभिक्रिया जिस इलेक्ट्रोड पर होती है उसे हम नाम देते हैं कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी प्रक्रिया और उसके चिन्हों की बात की जा रही है, विद्युत रासायनिक सेल की बात की जा रही है, जिसमें अप्रत्यक्ष ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसमें परिवर्तित हो रही है, या उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो जब भी हम लंबे समय तक इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तो विलयन में लगातार कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? जिंक आयनों के कारण विलयन के अंदर लगातार धनावेश उत्पन्न होगा और धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में विपरीत आवेशों के मध्य उत्पन्न विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्वतः ऑक्सीकरण और स्वतः अपचयन प्रक्रिया द्वारा धातु की छड़ और विलयन पर विपरीत आवेश, जैसे यहाँ धातु की छड़ पे नेगेटिव तो विलयन पर कैसा होगा? विलयन में जिंक आयन लगातार बढ़ रहे हैं तो विलयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर अगर बात करें धातु की छड़ पर पॉजिटिव है लेकिन विलयन में लगातार कॉपर आयन कम हो रहे हैं। पहले क्या था? कॉपर सल्फेट के विलयन में जितने कॉपर आयन थे उतने सल्फेट थे, लेकिन जैसे ही कॉपर आयन उदासीन हो गए तो उसकी तुलना में जो सल्फेट आयन थे वो विलयन में बढ़ते जाएंगे। ऐसी स्थिति में विलयन में कौन सा आवेश आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोड और विलयन पर जो विपरीत आवेश है, इन विपरीत आवेशों के कारण उत्पन्न विभव को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीकरण की वजह से। तो इसके ऊपर या यहाँ पर जो उत्पन्न विभव है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। तो लेफ्ट में उत्पन्न हुआ ऑक्सीकरण विभव, और चूंकि यह इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रहा है तो इसे हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर जो उत्पन्न विभव होगा जिसमें छड़ पर नेगेटिव और विलयन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया के आधार पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। जबकि यहां पर छड़ पर पॉजिटिव और विलयन पर नेगेटिव चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है या अपचयन अभिक्रिया के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, इसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, या फिर हिंदी में लिखें तो इसे कहा जाता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। नाम हो जाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो ऐसी स्थिति में विलयन में दो तरह के इलेक्ट्रोड उत्पन्न हुए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों विभवों की परिभाषा या प्रक्रिया से परिभाषा से में धातु की छड़ और विलयन पर विपरीत आवेश के कारण ये विभव उत्पन्न होता है। ऑक्सीकरण के कारण धातु और विलयन पर विपरीत आवेश हो तो उसके कारण उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव, अपचयन के कारण उत्पन्न हो तो उसको अपचयन विभव के नाम से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, इस प्रक्रिया या हाफ हिस्से को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, इसे अपचयन इलेक्ट्रोड। तो उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब बात आती है कि विलयन में इस प्रक्रिया के काफी देर तक चलने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, ये सॉल्यूशन प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में न तो ऑक्सीकरण संपन्न होगा न अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में विलयन पर उच्चतम धनावेश और इलेक्ट्रोड पर उच्चतम ऋणावेश होगा, और इस समय उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करेंगे, जो कि उच्चतम या निश्चित मान युक्त मानक परिस्थितियों में है तो उसको मानक विभव के नाम से दर्शाया जाता है। ऐसा सेम स्थिति यहाँ पर भी होगी। इसके अलावा अब चूंकि इलेक्ट्रोड और इन दोनों के ये दाब बराबर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अभिक्रिया रुक गई है, छड़ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व आ चुका है और यहाँ पर छड़ पर न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व हो चुका है, विभव उत्पन्न हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में अगर वापस अभिक्रिया प्रारंभ करनी है, अभिक्रिया रुक गई है लेकिन वापस यदि अभिक्रिया प्रारंभ करनी है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में हम जोड़ देते हैं चालक तार से। बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर में विक्षेप से पता लग जाएगा इसमें कितना विभव उत्पन्न हुआ है। ठीक है,
लेकिन यहाँ क्या स्थिति होगी, जैसे ही चालक तार लगाया, इलेक्ट्रॉन बाएं इलेक्ट्रोड से दाएं इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड से कैथोड की ओर स्थानांतरित होंगे और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड अर्थात जो ऊपर छड़ दी गई है, छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर चला गया तो ये उदासीन हो गया, ये भी उदासीन हो गया, अर्थात जो इलेक्ट्रोड है या जो धातु की छड़ है उनके आवेश तो उदासीन हो गए, लेकिन विलयन में अभी भी धनावेश उपस्थित है, ऋणावेश उपस्थित है। अगर इस धनावेश के अधिक के कारण वापस जिंक धनायनों में बदलने की कोशिश करेगा तो विलयन के ऊपर उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज है या जिंक आयनों की सांद्रता पहले से विलयन में ज्यादा है तो ये अतिरिक्त धनायनों को फिर उत्पन्न नहीं होने देगा। तो हमने इलेक्ट्रोड को आपस में चालक तार से जोड़कर उनके आवेश को उदासीन कर दिया या कम कर दिया, लेकिन फिर भी सेल रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, सेल में विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया के लिए हम क्या करें कि इनके विलयन भी उदासीन रहे। तो इन इलेक्ट्रोड विलयनों को उदासीन करने के लिए हम एक ऐसी युक्ति का उपयोग करते हैं जिसमें यू आकार की नली है और यू आकार की नली के बीच में हम एक अर्ध ठोस विलयन भर देते हैं जो कि अगर कह सकते हैं या जिलेटिन का विलयन है और इसमें कोई भी लवण भरा जाता है। मैं यहाँ पर सबसे कॉमन सॉल्ट KCl की बात करता हूँ या KNO3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर के अंदर KCl का लवण ये विलयन बना के पेस्ट बना दिया हमने और ये अर्ध ठोस द्रव इसमें भर करके हमने इन दोनों विलयनों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के लिए जो युक्ति काम आई जिसमें लवण का अगर या इस जिलेटिन के अंदर बना हुआ विलयन है तो हम इस युक्ति को क्या नाम देते हैं, लवण सेतु कहेंगे। सेतु का मतलब है कि इधर वाले विलयन को इस विलयन से जोड़ने के संपर्क सूत्र है, उसी के लिए सेतु या ब्रिज शब्द काम में आता है। तो यहाँ पर दोनों विलयनों को आपस में जोड़ने के लिए ये सेतु का काम कर रहा है, इसलिए इसको लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर यह सॉल्ट ब्रिज के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो अब स्थिति क्या होगी, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज का काम है कि विलयन के अंदर जो यहाँ पर विलयन में ऋणावेश या सल्फेट आयनों का आधिक्य है, इस विलयन में धनायनों का आधिक्य है। तो ये अगर के अंदर बना हुआ जो KCl लवण का जलीय विलयन या विलयन है, पेस्ट है, इस पेस्ट में से K आयन और Cl आयन इन विलयनों में स्थानांतरित होंगे और स्थानांतरित होकर विलयन को उदासीन करते हैं। तो उदासीन प्रक्रिया कैसे होगी, या तो सल्फेट पूरे घूम के यहाँ चले जाएं या फिर क्या हो सकता है, मैंने जो KCl लिया है वैसे इसमें वही आयन लवण के रूप में लिए जाते हैं जिनको यहाँ पर उपयोग में नहीं लिया गया हो। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर सल्फेट का कोई भी लवण नहीं लेना है। और कौन सा लवण सेतु में लवण लिया जाएगा उसकी प्रक्रिया में अलग से शॉर्ट नोट के अंदर लवण सेतु है उसके अंदर प्रदर्शित करूंगा। अभी ध्यान रखना KCl तो होगा क्या, इधर विलयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इस लवण सेतु में से कौन से आयन इसको उदासीन कर सकते हैं, Cl-, तो इसमें से Cl ऋणायन इधर चले जाएंगे और इनमें से जो K+ आयन है इधर चले जाएं तो इसका अतिरिक्त सल्फेट आयन वो भी उदासीन हो जाएगा, इसके अतिरिक्त जिंक आयन है वो Cl से वापस विलयन के अंदर उदासीन हो जाएंगे, विलयन पर जो आवेश था वो उदासीन हो जाएगा। अब अपने बाह्य परिपथ किसको कहा है, इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाले चालक तार को हम बाह्य परिपथ कहते हैं और जो लवण सेतु के द्वारा जिसमें आयनों का स्थानांतरण होकर के जो प्रक्रिया हुई है इसको हम आंतरिक परिपथ कहते हैं। तो आंतरिक परिपथ विलयन उदासीन कर रहा है, बाह्य परिपथ इलेक्ट्रोड उदासीन कर रहा है और जब दोनों उदासीन हो जाते हैं उस समय वापिस ऑक्सीकरण और अपचयन प्रारंभ होगा और इन दोनों ऑक्सीकरण अपचयनों के पुनः प्रारंभ होने से वापिस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा और एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो विभव स्थानांतरण कहाँ होगा, चूंकि इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस विभव को हम कहते हैं उच्च विभव और चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसको कहा जाता है निम्न विभव। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पुनः विद्युत धारा प्रारंभ हो जाएगी और विद्युत धारा का उपयोग हम किसी भी युक्ति में कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर अप्रत्यक्ष ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा
हमने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया और परिवर्तन की इस युक्ति को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं और विद्युत रासायनिक सेल को इस रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो रही है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, एनोड लेफ्ट में लिखा जाएगा, कैथोड हमेशा राइट में लिखा जाएगा। तीसरी चीज, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा। इसके अलावा क्या एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण संपन्न होगा, कैथोड पर हमेशा अपचयन संपन्न होगा। बाकी प्रेशर वगैरह सिंपल प्रक्रिया के रूप में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लवण सेतु में कौन से आयन कहाँ जाएंगे तो आपको पता चल गया है कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड की विलयन के अंदर कौन से आयन उपस्थित हैं। पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो यहाँ से ऋणायन किस में चले जाएंगे? कैथोड एनोड के विलयन में, और लवण सेतु के जो धनायन है वो ऑक्सीकरण, ये अपचयन विभव है, इसके अंदर स्थानांतरित हो जाएंगे या कैथोड की विलयन में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड में लवण सेतु से ऋणायन प्रवेश करते हैं और जबकि अपचयन विभव के या अपचयन इलेक्ट्रोड के अंदर लवण सेतु से धनायन स्थानांतरित होकर विलयन को उदासीन करते हैं। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया जब तक विलयन में लवण उपस्थित है और छड़ के अंदर धातु उपस्थित है या धातु परमाणु उपस्थित है तब तक यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और विद्युत विभव उत्पन्न होता रहेगा और इसी को हम विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कहते हैं। लेकिन चूंकि विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण अगर आपको कॉपी के अंदर करने के लिए कहा जाए तो इतनी बड़ी चित्र या संरचना बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो इसको शॉर्ट रूप में भी हम निरूपित करते हैं। तो सूक्ष्म रूप में सेल का निरूपण कैसे किया जाता है वो प्रक्रिया क्रम के अनुसार आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर क्या था? एनोड। राइट साइड में क्या था? कैथोड। ठीक है, एनोड पर कौन सा आवेश था? नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा एनोड पर ऑक्सीडेशन संपन्न हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। यहां पर क्या था? अपचयन हो रहा था। ऐसी स्थिति में इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? LANO लिखा जा सकता है, लेनो लिख दीजिए और RCPR यहां पर लिख दिया जाएगा शॉर्ट में, RCPR। तो लेनो याद रख दीजिए, RCPR ध्यान हो जाएगा। अब लेनो का फुल फॉर्म कैसे ध्यान रहेगा? L का मतलब लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट में एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीकरण प्रसंपन्न होगा। राइट साइड की बात करें, राइट साइड में RCPR या उसका विपरीत कर देंगे, लेफ्ट था तो राइट हो जाएगा, एनोड का कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे RCPR और RCPR की प्रक्रिया राइट साइड में लिखी जाएगी। तो लेफ्ट में और राइट में ये प्रक्रिया पॉइंट्स ध्यान रखना है, इसी के अनुसार हम सूक्ष्म निरूपण करते हैं सेल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निरूपण करें तो हमारे पास में जिंक छड़ के बाद में निरूपण करने का प्रोसेस कैसे याद रखोगे? यहां से शुरू करना है। इस जगह से यदि चले तो स्टेप्स कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। यहां से शुरू करना है जिंक, यहां आए जिंक आयन, फिर यहां से इस लवण सेतु से होते हुए हम वापस कहां जाएंगे? वापस विलयन में। विलयन में कौन सा आयन है? कॉपर 2+ आयन है। फिर हम आ रहे हैं छड़ पर। तो यहां से लेकर के यहां तक चलने की जो प्रक्रिया है, बाह्य परिपथ आपको नहीं बनाना है, आंतरिक परिपथ से होते हुए सेल का निरूपण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? जिंक आयन, लवण सेतु, कॉपर आयन, कॉपर, और इसी रूप में हम निरूपण करेंगे। तो निरूपण इस तरीके से किया जाएगा। देखिए, जिंक किसके संपर्क में है? जिंक आयनों के संपर्क में। चूंकि यहां पर विलयन और ठोस दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं या प्रावस्थाएं हैं, तो दो भिन्न प्रावस्थाओं के मध्य प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम दो चिन्ह काम में लेते हैं। या तो हम स्लैश का उपयोग करेंगे या उसकी जगह कॉमा का उपयोग करेंगे। इन दो तरीके से हम पृष्ठ प्रदर्शित करते हैं कि इसमें दो भिन्न प्रावस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में है। तो यहां पर जिंक स्लैश किया, जिंक आयनों के संपर्क में दो भिन्न प्रावस्थाएं हो गई। उसके बाद में
इसके बाद क्या आ रहा है, लवण सेतु। तो लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए हम दो पैरेलल लाइनों का उपयोग करेंगे। ये इसके सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है, अर्थात ये धनायन या यह विलयन दूसरे कौन से विलयन के संपर्क में है। और यदि विलयन के रूप में भी आप लिखना चाहें तो यहाँ Zn2+ के ब्रैकेट में एक्वस कर दीजिए, जलीय विलयन है। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। दो पैरेलल लाइनें बना दीजिए। उसके बाद में पैरेलल लाइन लवण सेतु के जस्ट बाद में वापस क्या आ रहा है, कॉपर 2+ आयन आ रहे हैं। कैसे हैं, जलयोजित हैं। फिर पृष्ठ आ रही है, किसके संपर्क में है, कॉपर के संपर्क में। और आप चाहें तो चिन्ह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से लेकर यहाँ तक एनोड है, यहाँ से यहाँ तक कैथोड है और बीच में क्या उपस्थित है, लवण सेतु। प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की बात की जाए तो ऑक्सीकरण जहाँ हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और अपचयन हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन उपयोग में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन है, तो ग्रहण कहाँ किए जाएंगे, राइट इलेक्ट्रोड जहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न हुए, उधर जाके जुड़े। तो इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के रूप में हम इसके प्रवाह को प्रदर्शित कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा, एनोड से कैथोड की ओर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। रिएक्शन के रूप में लिखें तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। सेकंड, यदि बात की जाए इलेक्ट्रॉन की जगह विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो सिंपल प्रक्रिया है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव या धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव, उच्च से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, क्योंकि धन इलेक्ट्रोड है अर्थात इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा और उच्च विभव मानते हैं, और इसको निम्न विभव, और इस तरीके से इसको दर्शाया गया है। तो विद्युत धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोनों विपरीत हैं। तो ये पता चल जाए तो दूसरे का निर्धारण अपने आप हो जाएगा। तीसरे में आता है, अगर मैं लवण सेतु की बात करता हूं, ठीक है, लवण सेतु में सामान्यतः KCl KNO3 का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट और KCl का। और कौन से आयन क्यों प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया को लवण सेतु में दर्शाया जाएगा। अब आयनों का स्थानांतरण करें तो आयनों का प्रवाह लवण सेतु से कैसे होगा या विलयन से कैसे होगा। तो आयनों का प्रवाह यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कौन से आयन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लवण सेतु किसको जोड़ रहा है, विलयन को। तो यहाँ पर विलयन के अंदर कौन से आयन स्थानांतरित होंगे उसकी चर्चा करेंगे। इधर विलयन है, इधर भी विलयन है। इधर विलयन पर आवेश कैसा है, इस विलयन पर आवेश है नेगेटिव, इस विलयन पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव इसके अंदर लिख रहा हूँ और पॉजिटिव मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद की स्थिति क्या होती है, अब आयनों का स्थानांतरण, आवेश पता है तो इजीली हो जाएगा। तो यहां से कौन से आयन, दोनों लिख रहा हूं मैं। धनायन का प्रवाह यदि बात किया जाए तो ये जाएगा इस इलेक्ट्रोड में, और यदि मैं ऋणायन की बात करता हूं तो ऋणायन कहां जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होंगे। या कह सकते हैं धनायन का मतलब K+ आयन कैथोड में जाएंगे, Cl- आयन है एनोड में जाएंगे, या नाइट्रेट है तो एनोड में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में विलयन उदासीन करने के लिए लवण सेतु से आयनों का स्थानांतरण होगा। या हम कह सकते हैं यहाँ पर सल्फेट आयन है, यहाँ पर जिंक आयन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सल्फेट आयन अगर जिंक की ओर स्थानांतरित हो तो हम ये भी कह सकते हैं ऋणायनों का स्थानांतरण राइट से लेफ्ट में, और यदि हम बात करते हैं धनायनों का तो धनायन का स्थानांतरण लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, चाहे लवण सेतु से हो चाहे विलयन से हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया विद्युत रासायनिक सेल के निरूपण को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से हम सामान्य विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक तो लवण सेतु सरलतम प्रक्रिया के रूप में शॉर्ट नोट में कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके बाद में
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं वो प्रक्रिया लेंगे और उसके बाद में टॉपिक को हम प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।